फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जे गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता क्या है, लोग उसे में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आप लोन ले सकते हैं, अगर लोन ले सकते हैं तो क्या अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, क्या पॉलिसीज है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, जो आपको पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता क्या है। दोस्तों, याद रखिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि ऐसे काफी सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं जो शायद आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लोग पहली बात तो क्यों इन्वेस्ट करते हैं? वन, टैक्स रिडक्शन। ये सबसे कॉमन रीजन है लोगों का पीपीएफ में पैसा जमा करने के लिए। सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप पीपीएफ में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम अप टू 1,50,000 आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। यानी कि आपकी जो टोटल इनकम हुई है, उसमें से जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है पीपीएफ के अंदर, मैक्सिमम अप टू 150, उतना माइनस कर दिया जाएगा और बैलेंस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि आपका टैक्स कम पे होने जा रहा है इस वजह से, और ये एक इन्वेस्टमेंट बन रही है। काफी काफी लोग पीपीएफ को प्रेफर करते हैं एज अ टैक्स डिडक्शन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कि लोग पीपीएफ में क्यों जमा करते हैं इज बिकॉज इट्स अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। यस फ्रेंड्स, आपका मार्केट ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो, आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है। पीपीएफ इज गवर्न बाय द इंडियन गवर्नमेंट लॉज। ये कोई पर्सनल बैंक का नहीं है, ये गवर्नमेंट के लॉज के थ्रू चलता है, इसीलिए ये मार्केट से इफेक्टेड नहीं होता है। ये वॉलेटाइल नहीं है, ये एक स्टैटिक है। गवर्नमेंट जो रेट्स देती है इंटरेस्ट रेट, उसके हिसाब से चलेगा, ना कि मार्केट रेट के हिसाब से। ये थर्ड, इंटरेस्ट जो इस पीपीएफ अकाउंट से आता है वो टैक्स फ्री होता है। सो सपोज आप 1,50,000 इसमें जमा कर देते हैं, 1,50,000 के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट आता है वो भी टैक्स फ्री होता है। जनरली आप कोई भी चीज में इन्वेस्ट करें, माइट बी फिक्स डिपॉजिट्स, एनएसीज, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, शेयर्स कर रहे हैं जहां आपको डिविडेंड है, इन सभी चीजों पे टैक्स लगता है। यानी कि मान लीजिए आपने 50,000 की एफडी की है, आपके पास पैसा आया है 60,000, तो ये 10,000 आपका टैक्सेबल हो जाता है एंड आपको इस पर टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं पीपीएफ के अंदर आपको जो भी इंटरेस्ट आता है वो भी टैक्स फ्री रहता है। तो इसीलिए लोग इसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आया हुआ इंटरेस्ट पे आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती, ये आपका टैक्स फ्री पैसा है जो आपको गवर्नमेंट दे रही है। फोर्थ मेजर रीजन है, आपका कॉर्पस जमा हो जाता है। काफी लोगों को लगता है क्योंकि मुझे 1.5 लाख का एग्जेम्पशन भी मिल रहा है एंड मेरा 1.5 लाख एक जगह इकट्ठा भी हो रहा है, जो कि रिस्क फ्री है, प्लस जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर टैक्स फ्री है। काफी लोग प्रेफर करते हैं पीपीएफ एज अ टैक्स डिडक्शन टूल, ताकि उनका कॉर्पस भी जमा हो जाए और उन्हें टैक्स डिडक्शन भी मिल जाए। इसके अलावा और भी रीजंस है लोगों के पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के, बट वन ऑफ फोर ऑफ द मेजर रीजंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो कि टैक्स डिडक्शन, रिस्क फ्री, interest free and huge corpus being accumulated। तो अब हम आगे देखने वाले हैं कि पीपीएफ में क्या क्लॉजेस होते हैं, क्या चेंजेस आए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई किया जाए। चलिए देखते हैं कि पीपीएफ में जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। फर्स्ट, आपके कंट्रीब्यूशन जो है वो 50 के मल्टीपल्स में होने चाहिए, जैसे कि 50, 100, 150, 200, यानी कि कोई भी 50 के में, या फिर आप 500, 1000, 1,50,000, आप जितना चाहे कर सकते हैं, बस वो मल्टीपल्स में होने चाहिए। यानी कि 10 रुपीज या 110 या 1,10,000 आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। काफी बार क्या होता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स हमें गिफ्ट देना चाहते हैं बर्थडे पे, शगुन के तौर पे इंडिया में 1 रुपए देना जरूरी होता है। तो क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 1,000 रुपए देने हैं, तो 1,001 रुपए आपके अकाउंट में जमा कर देते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि आपको मल्टीपल्स ऑफ 50 में ही देना है, वो 1 रुपए को नहीं कंसिडर किया जाएगा, वो आपके पास वापस आ जाएगा एंड आप 1,000 रुपए जमा कर पाएंगे।
मिनिमम अमाउंट जो आपको इन्वेस्ट करना है। दोस्तों यही एक क्लॉज है जहां आपको मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना रहता है इस अकाउंट में। उसके अलावा कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट में कोई भी मिनिमम इन्वेस्ट करना नहीं रहे क्लॉज। मतलब आप जब चाहे जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहें तो वो अकाउंट वैसे ही कंटिन्यू करेगा। लेकिन पीपीएफ ही ऐसा अकाउंट है जहां पर आपको हर साल कम से कम 500 रुपए इसमें इन्वेस्ट करने हैं। तो मान लीजिए आपने एटीसी डिडक्शन के लिए 150 के बेनिफिट के लिए ये पीपीएफ अकाउंट एक साल ओपन किया। अब पीपीएफ अकाउंट आपको कंटिन्यू रखना है तो आपको हर साल उसमें 500 रुपए जमा करने हैं। इरिस्पेक्टिव आप उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, पीपीएफ का वैलिडिटी 15 साल रहता है। इट्स अ लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड मतलब क्या कि आप पैसा इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते एक्सेप्ट सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको 15 साल तक पीपीएफ कंटिन्यू रखना है। अगर आप फर्स्ट टर्म में 150 डालते हैं एंड आप आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते इसमें डालने के लिए, तो भी आपको कंपलसरी 500 रुपए हर साल इसमें इन्वेस्ट करना है। यानी कि 500 रुपए हर साल आपको इसमें जमा करने। ये था मिनिमम का क्राइटेरिया। वहीं मैक्सिमम अमाउंट भी आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, आई एम सॉरी यहाँ गलती से मिनिमम फिर से लिख दिया गया है थर्ड पॉइंट में, यहाँ मैक्सिमम लिखना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं हर साल वो भी है 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं है कि आप 10-12 लाख रुपए जमा कर दे एक साथ पीपीएफ में। यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है जहां पर आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा नहीं जमा कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने कहा लॉक इन पीरियड है। सो अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खुलाया है तो कंपलसरी वो 15 इयर्स तक लॉक रहेगा। आप चाहिए तो 15 इयर्स के आगे उसे कंटिन्यू कर सकते हैं अप टू अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। लेकिन आपको इसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी पहले। यानी कि मान लीजिए अभी आपका 15 साल खत्म होने आया 2023-24 में, तो आपको एक साल पहले यानी कि 22-23 में कंपलसरी एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि आप ये पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू करना चाहते हैं फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। अगर आप मान लीजिए लेट हो जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी एंड फिर आपका कंपलसरी अकाउंट 15 इयर्स के बाद बंद हो जाएगा और आपको जो भी पैसा उसमें जमा है वो इंटरेस्ट के साथ वापस आ जाएगा। अगर आप फिर आगे शुरू करना चाहते हैं तो आप एक न्यू अकाउंट खुला सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर्म्स नोटिफाई किए गए हैं। जैसे पहले पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म ए था, अब उसे सब्स्टिट्यूट करके फॉर्म 1 कर दिया गया है। वहीं जहां एक्सटेंशन के लिए फॉर्म एच था, अब उसे सब्स्टिट्यूट करके फॉर्म 4 कर दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं अभी आगे लोन कैसे लें हम पीपीएफ अकाउंट पे। यस दोस्तों, जिस तरह से आप एलआईसी का प्रीमियम भरते हैं तो आपको एलआईसी भी लोन देती है। आपने जितना भी प्रीमियम भरा है उस अमाउंट पे, आपकी जो पॉलिसी अमाउंट है उस एक अमाउंट पे सर्टेन अमाउंट आपको एलआईसी लोन देती है। उसी तरह से पीपीएफ भी आपने जितना बैलेंस उसके पास रखा है, यानी कि जितना बैलेंस आपने पीपीएफ अकाउंट में रखा है उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट लोन देती है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लोन दैट कैन बी अवेल्ड इज अप टू 25% of the balance in the PPF account at the end of second year immediately preceding the year in which the loan is being applied। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। एक, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन आपको जो मिलेगा वो है 25%। बट ये कौन से अमाउंट पे मिलेगा, तो इसमें सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, आपने जिस साल में भी अप्लाई किया है उसके पीछे जो दूसरा साल आता है उस वक्त ईयर एंड पे आपके पास कितना बैलेंस है उस अमाउंट का 25% आपको पीपीएफ लोन देने के लिए तैयार है। चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए आप लोन एप्लीकेशन कर रहे हैं अभी 2022-23 में, तो जो बैलेंस आपके पास 31 मार्च 2021 पे था उसका 25% आप एलिजिबल हो लोन अप्लाई करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी 1.5 लाख से जैसे लास्ट ईयर में 2021-22 में एटीसी का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए मैंने एक न्यू पीपीएफ अकाउंट ओपन किया और मैंने वहां 1.5 लाख रुपए डाल दिए। तो अब मैं नेक्स्ट ईयर 22-23 में मैं एलिजिबल बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके पास सेकेंड ईयर में आपका बैलेंस 0 है। इसके लिए सेकेंड ईयर क्या होगा,
21-22 जहां पर आपका, सॉरी 2021 जहां पर आपका अकाउंट था ही नहीं, तो आपका बैलेंस जीरो था, तो आप लोन नहीं ले सकते पीपीएफ अकाउंट में। वही थर्ड ईयर में जब आप आ जाओगे, यानी कि 2023-24 में, वहां पर अगर मैं 2 साल पीछे जाती हूँ, तो आपका बैलेंस होता है 1,50,000। अब 1,50,000 का जो 25% अमाउंट बनता है, जो कि रफली अराउंड समवेयर अराउंड 40,000 या 45,000 होगा, आप वो अमाउंट ही उतना ही लोन ले सकते हैं। आप सारा अमाउंट लोन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर भी हमने एक एग्जाम्पल दिया है, जहां पर हमने लिया है कि हमने लोन एप्लीकेशन 2022-23 में की है। अब क्योंकि मैंने लोन एप्लीकेशन 22-23 में की है, मुझे 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 2021 में मेरा बैलेंस था 4,50,000। अब अगर मैं 25% का एलिजिबिलिटी देखूं, तो मैं मैक्सिमम 1,12,500 ही लोन अप्लाई कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। ये मैक्सिमम अमाउंट है, तो ये मेरे ऊपर है कि मैं 1,12,500 अप्लाई करूँ, या 1 लाख अप्लाई करूँ, या फिर 50,000 अप्लाई करूँ। चलिए आगे देखते हैं कि अगर लोन लेते हैं तो उसके क्या इंटरेस्ट रेट रहेगी, क्या रिपेमेंट पॉलिसीज है, वो सब भी डिस्कस करते हैं। सो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है 1% मोर देन द एग्जिस्टिंग रेट। तो मान लीजिए अगर पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है 7%, यानी कि जो पैसा आप पीपीएफ में जमा कर रहे हैं, आपको उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7% से मिलेगा। तो यहाँ पर आप अगर लोन ले रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट रेट होगा 1% मोर, यानी कि 8%। आपको जो ये इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ 1% पे ही चार्ज होगा, आपको 8% नहीं चार्ज होगा, क्योंकि जहां आपको ये पीपीएफ 7% रिटर्न देने वाला था, वो आपको 7% रिटर्न नहीं देगा। इन टर्न आपसे 1% इंटरेस्ट ले लेगा। तो अगर आप ऐसे देखने जाएं, 1%, जैसे कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट 1% है, अरे वाह ये तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, तो क्यों ना मैं पीपीएफ से ही लूं। तो आप 1% मत देख के चलिए, आप ये देखिए कि आपको कितना इंटरेस्ट गया, यानी कि जहां इस केस में जैसे मैंने बताया 7% आपका इंटरेस्ट गया, तो 7+1 8% आपका इंटरेस्ट रेट है जिसपे आपका पीपीएफ लोन दे रहा है। तो आप 8% कंपेयर करेंगे, ना कि 1%। सेकंड, आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार ही लोन ले सकते हैं। तो जैसे मैंने पीछे एग्जांपल में देखा कि 1,12,500 हमारी एलिजिबल लिमिट है। अगर मान लीजिए 2022-23 में मैंने 53,000 या 50,000 का लोन अप्लाई कर लिया है, तो मुझे सिर्फ 50,000 मिलेगा, मैं उससे ज्यादा और वापस से 22-23 में एप्लीकेशन नहीं कर सकती। सेकेंड लोन तभी मिलेगा जब फर्स्ट लोन रीपे हो जाए। तो अगर मेरा 50,000 का लोन चालू ही है और मैंने रीपेमेंट नहीं किया है, तो मुझे सेकेंड लोन ग्रांट नहीं होगा, मेरी लोन एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव कि मेरे पीपीएफ अकाउंट में बैलेंस है तो भी। फोर्थ पॉइंट, मेरा जो टेन्योर है जो लोन का होता है, जैसे आज अगर आप हाउसिंग लोन लेने जाते हैं, तो आपको एक टेन्योर दिया जाता है, जैसे एकदम 30 इयर्स या 20 इयर्स, ऐसे इस तरह से। कार लोन का भी एक स्पेसिफिक पीरियड रहता है। वैसे पीपीएफ से भी जो आप लोन लेते हैं उसका स्पेसिफिक पीरियड 36 मंथ्स रहता है। मान लीजिए आप 36 मंथ्स में रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो ये जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था जो हमने पहले डिस्कस किया, जो 1% था, वो जंप होके 6% हो जाएगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल में देख रहे थे कि हमारा पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है 7%, अगर मैं लोन लेती हूँ एंड 36 मंथ्स के अंदर मैं वो रीपे कर देती हूँ, तो मेरा 7+1 8% लोन इंटरेस्ट रेट होगा। अगर मैं 36% पे नहीं कर पाई, तो मेरा इंटरेस्ट रेट होगा 7+6, यानी कि 13% पे मुझे पीपीएफ लोन देगा, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब ऑलमोस्ट लाइक पर्सनल हाउस, पर्सनल लोन रेट्स जो होते हैं उसके लाइंस पे है। तो आई सजेस्ट, अगर आप लोन ले रहे हैं तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप 3 साल में उसे रीपे कर दें। आप जब भी कोई पेमेंट करेंगे पीपीएफ में, एक बेस्ट पार्ट ये होता है कि उसका फर्स्ट जो भी आप पेमेंट करते हैं वो प्रिंसिपल के सामने कंसिडर किया जाता है। जैसे ही आपका प्रिंसिपल रीपे हो जाता है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो जनरली 1 या 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है। सो ये था पूरा लोन रिलेटेड टू पीपीएफ, मतलब यानी ना पीपीएफ से आप कैसे लोन ले सकते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या फॉर्म्स एप्लीकेबल है, कब तक आपको रीपे करना है, कब अगर आप नहीं कर पाते टाइम लिमिट के अंदर तो क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, ये सब। जनरली लोगों को लगता है कि पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लोन लेने के लिए,
लेकिन ये मेरे पर्सनल व्यू है कि अगर आप लोन ले रहे हैं पीपीएफ अकाउंट से, तो आप फर्स्ट इंटरेस्ट रेट चेक कीजिए। जैसे इंटरेस्ट रेट अगर पीपीएफ में 7 है, तो आपका लोन रेट हो जाएगा 7+1 8%। आप देखिए कि बैंक्स आपको क्या लोन पे रेट दे रही हैं, या फिर क्या रेट पे लोन दे रही हैं, या फिर एनबीएफसी आपको क्या रेट पे लोन दे रही हैं। आप ये दोनों रेट्स को कंपेयर कीजिए एंड जो बेस्ट लगता है उसके लिए अप्लाई कीजिए। सेकेंड, आपके पीपीएफ में कितना अमाउंट सेव हो रहा है। तो अगर आपके पीपीएफ का जो बैलेंस है, जिसके ऊपर 25% करके आपको लोन अमाउंट कैलकुलेट होगा, अगर वो अमाउंट ज्यादा मेजर नहीं है, तो इट्स नो पॉइंट इन टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ पीपीएफ। क्योंकि पीपीएफ में आपके पास एक एक लिमिटेशन पीरियड है 3 साल का। अगर आप वो 3 साल के अंदर रीपे नहीं कर पाते हैं, तो आपका लोन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप कोई छोटा मोटा अमाउंट लेना चाहते हैं, तो यस, पीपीएफ इज अ वेरी गुड ऑप्शन, जहां आपको पर्सनल लोन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पर्सनल लोन अगर वो लेने जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ 50,000 का आपको लोन चाहिए, अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, तो आपको जहाँ 13 14 या 15 to 20% पड़ रहा है, वो आपको पीपीएफ में सिर्फ 8% पे हो जाएगा, अज्यूमिंग 7% इज द पीपीएफ रेट। बट हाँ, अगर आप मेजर अमाउंट्स देख रहे हैं, तो आई पर्सनली डोंट प्रेफर पीपीएफ टू बी एन ऑप्शन जहां से मैं लोन लूँ। दीज आर ऑल माई पर्सनल व्यूज। आप हर बार लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द लोन रेट एंड द लोन अमाउंट जो आपको विड्रॉ करना है। तो आई होप दोस्त आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप हमें यूट्यूब के अलावा लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।